भारतीय इतिहास लेखन विविध सैद्धांतिक प्रणालियां इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन वह तरीका था जिसे अंग्रेजों ने भारत पर अपने शासन को सही ठहराने के लिए अपनाया। इस इतिहास लेखन की शुरुआत करने वाले ज्यादातर लोग अंग्रेज अधिकारी या ईसाई मिशनरी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की। उनके अनुसार भारत की परंपराएं पिछड़ी हुई थीं और अंग्रेज शासन भारत के लिए जरूरी था। इस तरह के विचार उनके इतिहास लेखन में साफ दिखाई देते हैं। उनका मकसद भारतीयों को यह यकीन दिलाना था कि अंग्रेज शासन ही उनके लिए बेहतर है। इस प्रकार के इतिहास को पूर्वाग्रही ब्यास्ड माना जाता है क्योंकि इसमें भारतीय समाज की सच्ची तस्वीर नहीं दिखाई गई। 1922 से 1937 के बीच प्रकाशित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक 5 खंडों वाला ग्रंथ इस उपनिवेशवादी सोच का एक प्रमुख उदाहरण है। प्राच्यवादी इतिहास लेखन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जब यूरोप के विद्वानों ने एशिया और विशेष रूप से भारत की संस्कृति, भाषा और परंपराओं में रुचि लेना शुरू किया, तब इस प्रवृत्ति को प्राच्यवाद कहा गया। इन विद्वानों को प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट्स कहा गया। वे भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृत भाषा और वेदों से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि भारत की संस्कृति महान है और इसे समझना जरूरी है। उन्होंने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के बीच समानता भी खोजी और यह निष्कर्ष निकाला कि इन सभी भाषाओं की एक प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा रही होगी। प्राच्यवादी इतिहासकारों का ध्यान मुख्य रूप से वैदिक साहित्य और संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन पर था। उन्होंने भारतीय इतिहास को समझने के लिए इन ग्रंथों को आधार बनाया। सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से भारत के प्राचीन ग्रंथों और इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली। प्राच्यवादी विद्वानों में फ्रेडरिक मैक्समूलर का नाम सबसे प्रमुख है। वे जर्मनी से थे और संस्कृत भाषा में उनकी गहरी रुचि थी। मैक्समूलर का मानना था कि संस्कृत भाषा इंडो यूरोपीय भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा शाखा है। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन और अनुवाद किया। उन्होंने संस्कृत की प्रसिद्ध कथागाथा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा उन्होंने द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से 50 खंडों का संपादन किया। उन्होंने वेदों में विशेषकर ऋग्वेद को संकलित किया और इसका जर्मन अनुवाद भी प्रस्तुत किया, जो 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का एक बड़ा उद्देश्य यह था कि भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा मिले। इस इतिहास लेखन ने भारत के लोगों में देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना को जगाने का काम किया। इस दृष्टिकोण से लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1857 का स्वतंत्रता समर, जिसे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को केवल एक बगावत न मानकर उसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने सिर्फ भारत के प्राचीन वैभव की बातें नहीं की, बल्कि प्रादेशिक इतिहास की ओर भी ध्यान दिया। इसका मतलब है भारत के अलग अलग क्षेत्रों जैसे दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत आदि के इतिहास को भी महत्व दिया गया। उन्होंने इन क्षेत्रों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करके वहां के शासकों और समाज की भूमिका को भी सामने लाने का प्रयास किया। स्वातंत्र्योत्तर काल का इतिहास लेखन हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इतिहास लेखन का तरीका भी बदलने लगा। पहले सिर्फ राजाओं और उनके राजवंशों के बारे में इतिहास लिखा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहलुओं को भी इतिहास में शामिल किया जाने लगा। अब सिर्फ शासकों की बातें नहीं होती थीं, बल्कि आम लोगों के जीवन, उनकी परंपराओं, सोच,
अर्थव्यवस्था और धर्म की भी गहराई से पड़ताल की जाने लगी। इस काल में इतिहास लेखन में 3 नई सोचों का प्रभाव दिखाई दिया। मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सवादी इतिहास लेखन में मुख्य रूप से आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन के साधनों का विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार इतिहास केवल राजाओं और शासकों के बारे में नहीं, बल्कि आम लोगों, उनके जीवन, उनकी मेहनत और उनके साथ होने वाले बदलावों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना था कि हर सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या असर पड़ता है, इसे समझना जरूरी है। इसलिए वे समाज में आर्थिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करते थे। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जाति व्यवस्था में हुए बदलावों और समाज के वर्गीय संघर्ष पर भी गहराई से विचार किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह अध्ययन किया कि किस तरह से उत्पीड़ित वर्गों ने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की और उनका संघर्ष क्या था। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धति का इस्तेमाल करने वाले कुछ प्रमुख इतिहासकार थे: दामोदर धर्मानंद कोसंबी, श्रीपाद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा और शरद पाटिल। इनमें से डांगे ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी नामक पुस्तक लिखी, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन का अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार मार्क्सवादी इतिहास लेखन में समाज की आर्थिक स्थिति, जातिवाद और क्लास संघर्ष को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि हम समझ सकें कि समाज में बदलाव कैसे हुआ और उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा। उपेक्षितों का सबाल्टर्न इतिहास, सबाल्टर्न हिस्ट्री। उपेक्षितों का इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत मार्क्सवादी इतिहास लेखन से हुई थी, जो समाज के निचले वर्ग और आम लोगों के इतिहास पर जोर देता है। इस विचारधारा को एंटोनियो ग्राम्ची, एक इटालियन विचारक, ने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि इतिहास को हमेशा उच्च वर्ग और शासकों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि निचले और सामान्य वर्ग के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। उपेक्षितों का इतिहास लिखने के लिए लोक परंपरा को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया। इनकी आवाज और संघर्षों को इतिहास में जगह देने के लिए रणजीत गुहा नामक भारतीय इतिहासकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने उपेक्षितों के इतिहास को एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थापित किया। भारत में उपेक्षितों के इतिहास का विचार पहले महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान विचारकों के लेखन से सामने आया। महात्मा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में अतिशूद्रों, निचले वर्ग का इतिहास नए तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले नारी, शूद्र और अतिशूद्रों के शोषण पर जोर दिया और समाज में उनके योगदान को सामने लाने की कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस बात पर लगातार लेखन किया कि दलित वर्ग, जो समाज के निचले तबके में आता है, ने भारतीय समाज और संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में उनकी उपेक्षा की गई। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस समस्या को उजागर करने के लिए किताबें लिखी, जैसे हु वेयर द शूद्राज और द अनटचेबल्स, जो उपेक्षितों के इतिहास को समझने में मदद करती हैं। इस तरह से उपेक्षितों का इतिहास एक महत्वपूर्ण विचारधारा बनकर सामने आया, जो न केवल दलितों के संघर्ष को समझाती है, बल्कि समाज के निचले वर्गों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाती है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन, फेमिनिस्ट हिस्ट्री। स्त्रीवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और नए दृष्टिकोण के रूप में उभरा। पहले भारतीय इतिहास लेखन में मुख्य रूप से पुरुष इतिहासकार थे, जिसके कारण स्त्रियों के योगदान और उनके स्थान को नजरअंदाज किया गया। स्त्रीवादी इतिहासकारों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे स्त्रियों के योगदान को इतिहास में प्रमुखता से शामिल करें। इसके अलावा स्त्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य और उनके अनुभवों का भी शोध करना आवश्यक था। 19वीं शताब्दी में कुछ प्रमुख स्त्री लेखिकाओं ने इस दिशा में कार्य किया। ताराबाई शिंदे ने पुरुष प्रधान और जातिवाद की व्यवस्था का विरोध करते हुए लेखन किया। उनकी स्त्री पुरुष तुलना 1882 पुस्तक को भारत का पहला स्त्रीवादी लेखन माना जाता है। इसके बाद पंडिता रमाबाई ने
द हाई कास्ट हिंदू वुमन 1888 पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की स्थिति पर विचार किया। स्वातंत्र्योत्तर काल में स्त्रीवादी लेखन का विषय स्त्रियों के अधिकारों, उनके राजनीतिक समानता और घर एवं कार्यस्थल पर उनके साथ होने वाले भेदभाव पर केंद्रित था। इस समय की एक प्रमुख पुस्तक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज है, जिसे मीरा कोसंबी ने लिखा। इस पुस्तक में पंडिता रमाबाई और भारत की पहली महिला डॉक्टर रखमाबाई जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के जीवन पर निबंध हैं। महाराष्ट्र में दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण से भी लेखन हुआ है, जिसमें शर्मिला रेगे का योगदान महत्वपूर्ण है। उनकी पुस्तक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज में दलित स्त्रियों के आत्मकथाओं पर आधारित लेखन है। समय के साथ इतिहास लेखन में स्त्रीवादी दृष्टिकोण को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। आज के समय में ईदी फड़के और रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास लेखन को नए आयाम दिए हैं। निष्कर्ष रूप में, स्त्रीवादी इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास में स्त्रियों की भूमिका को फिर से पहचानने और उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसके द्वारा हम न केवल स्त्रियों के अधिकारों और उनके योगदान को समझ सकते हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में उनका महत्व भी स्पष्ट होता है।